जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, राइट। सो देखो, लास्ट चैप्टर रहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई नो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर कैश फ्लो करवा दो, प्री बोर्ड्स आ रहे हैं। टेंशन मत लो, इसी वीक में कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस हमारा डन हो जाएगा। ये सुनो, सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, रेशियोज पूरा का पूरा करवा दिया, अब बचा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके बारे ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, अराउंड 8 मार्क्स का आपके एग्जाम्स में आने वाला है। इंपॉर्टेंट तो है और बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। सर क्या बात कर रहे हो, बहुत आसान है बेटा। मुझे 5 से 6 दिन दे दो, इसी वीक में आपका मैं चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो आराम से समझते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या। आज की क्लास में क्या करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे जैसे हमेशा करते हैं। तो मैं आराम से पहले आपको क्या करूंगा, एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी तो बनती है, बिल्कुल सर बिल्कुल। मान लो बेटा कि आप हो और आपका नाम तो आपको पता ही है। सर हमारा नाम तो बचपन से पिंकू है। हाँ जी सर, हमारा नाम क्या है, हमारा नाम पिंकू है। मान लो बेटा आज आपका बर्थडे है। क्या बात कर रहे हो सर, आज आपका बर्थडे है। ओके, आज क्या डेट है, आज है 5 दिसंबर। वेरी गुड सर, आज आपका बर्थडे है। अच्छा ठीक है, तो आपके पास आज क्या है, मान लो जब आप उठे, ठीक है, आज सुबह आपके पास कितने पैसे थे। आज मान लो बेटा आपने सोचा, गिने कितने पैसे है मेरे पास, भाई पूरे दिन में पार्टी वार्टी देनी है, सही बात है। आपने देखा आज आपके पास अभी सुबह 1000 रुपये है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, क्या है सर, 1000 रुपये। और क्योंकि आज बर्थडे है तो बहुत पैसा खर्च होने वाला है। बोलो हाँ या ना सर, बहुत पैसा खर्च होने वाला है, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर आपने अपने पेरेंट्स के पैर वैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया, उनसे पैसे मिले। अरे पैसे मिलेंगे, हाँ बेटा ये लो ये लो ये लो। तो आपको पैसे मिले बेटा, मान लो 500 रुपीज़। अच्छा हाँ, आपको 500 रुपये मिले। अरे वाह क्या बात है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या हुआ सर, अब क्या हुआ, उसके बाद बेटा आप गए, कहाँ गए, बाहर गए दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करने, है ना। दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करने गए हो, हाँ जी बिल्कुल गए हो। सर कितने पैसे खर्च कर दिए बेटा, आपने 800 रुपये खर्च कर दिए। ओहो हो, क्या कर दिए, 800 रुपये खर्च कर दिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल 800 रुपये खर्च कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप घर आए। अच्छा ठीक है, और फिर आपने देखा कि कितने पैसे बच गए। तो आपको क्या दिखा सर, कितने पैसे बच गए। देखो स्टार्टिंग में आपके पास 1000 रुपये थे। अच्छा ठीक है, उसके बाद 500 रुपये मिले थे। हाँ जी, 800 रुपये तो खर्च ही कर दिए। कितने बचे बेटा, मेरी मैथ्स कहती है कि 700 रुपीज़ बचे। यही है, हाँ सर हाँ, ये आपके बच गए, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अरे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपके पास स्टार्टिंग में मतलब ओपनिंग कितने पैसे थे, 1000 रुपये। अरे वाह सर, जब दिन खत्म हो गया, बर्थडे खत्म हो गया, तो बर्थडे खत्म होते होते कितने पैसे आपके पास रह गए हैं, बच गए हैं। दिस इज क्लोजिंग। हाँ सर हाँ। तो बेटा आप क्या देख रहे हो, अरे सुनो क्या देख रहे हो कि सुबह मेरे पास 1000 रुपये थे। हाँ सर हाँ। एंड में दिन खत्म होते होते आपके पास कितने हो गए सर, आपके पास 700 रुपये हो गए। वेरी गुड। तो बेटा इसका मतलब आपने दिन में कितने का कैश फ्लो किया सर, मतलब अरे बेटा स्टार्टिंग में आपके पास 1000 थे, हाँ, एंड में 700 रुपये। तो आप क्या बोलोगे, पूरे दिन में कितने का कैश फ्लो हुआ है। फ्लो का मतलब कितना कैश बहा, कितना कैश आया, कितना कैश गया, उसका नेट इफेक्ट कितना है आपको साफ साफ दिख रहा है, 300 रुपये नेगेटिव। बोलो यस नो। अरे अभी तो हमने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, अभी तो हम शुरू कर रहे हैं कहानी। सर स्टार्टिंग में 1000 रुपये थे, यस सर यस, जिसको हमने क्या बोला, ओपनिंग बैलेंस। आज आपके सुबह सुबह 1000 रुपये थे ओपनिंग बैलेंस। दिन खत्म हो गया, एंड में कितने पैसे बचे सर, 700 रुपये। इसका मतलब बेटा सुबह 1000 थे, रात को 700 बचे, तो आपने इसका मतलब पूरे दिन में कितने का कैश फ्लो किया है बेटा, 300 रुपये का नेगेटिव। बोलो यस नो। भाई देखा जाए तो नेट नेट में 300 रुपये खर्च करें, हाँ। अब मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। अब ये तो आपका नेट इफेक्ट है, हाँ। अब ये 300 रुपये कैसे कम हो गए आप सोचोगे, है ना। 300 रुपये कैसे कम हो गए, 500 मिले थे, हाँ सर 500 मिले थे। अच्छा 800 रुपये खर्च कर दिए, हाँ। अच्छा वहां पे 300 रुपये नेगेटिव आ गया, हाँ हाँ हाँ, सुन लो यही हुआ है, हाँ सर यही हुआ है। बेटा बिजनेस भी ऐसा ही करता है। क्या बात करते हो, जैसे आपने किया है बिजनेस भी ऐसा ही करता है सर, सही में हाँ। वो क्या देखेगा कि जब उसका ईयर शुरू हुआ तो स्टार्टिंग में कितने कैश उसके पास था, जिसको हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सब समझाऊंगा, टेंशन मत लो। भाई स्टार्टिंग में उसके पास कितना कैश था जब साल शुरू हुआ। सर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, मैंने क्या बोला, सब समझाऊंगा। अभी के लिए मान लो स्टार्टिंग में आपके पास कितना कैश था, है ना। सर स्टार्टिंग में कितना कैश था, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद आपने पूरे साल कुछ ना कुछ खर्चे करे होंगे, कुछ ना कुछ पैसा आया होगा, हाँ सर हाँ। फिर आपने देखा क्लोजिंग में कितना कैश है, हाँ आपको पता चलेगा, हाँ सर हमको पता चलेगा क्लोजिंग में कितना कैश है। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सही बात है। बस 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 सर, अब देखो 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 होगा क्या, स्टार्टिंग में कितना कैश था, बिल्कुल सही बिल्कुल। एंड में कितना कैश है, हाँ।
तो पूरे साल में जो भी आपका क्या हुआ है, फ्लो हुआ है बेटा, कैश का फ्लो हुआ है, कैश आया कैश गया, कैश आया कैश गया। मतलब सर मतलब फ्लो होता है दो टाइप का। क्या होता है बेटा, फ्लो जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है इनफ्लो, मतलब पैसा आया, जैसे बेटा आपको 500 रुपये मिले थे तो ये आपका क्या था सर, इनफ्लो, पैसा आया, हाँ सर हाँ। और आपने पैसे खर्च करे, हाँ सर हाँ, आउटफ्लो, पैसा गया, ओहो बड़ा दर्द होता है बेटा, जब पैसा खर्च होता है तो बड़ा दर्द होता है सर, इसको क्या बोलते हैं, आउटफ्लो। तो मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में आपके पास कितना कैश था, बिल्कुल सही, एंड में कितना कैश है, हाँ, तो बीच का जो भी डिफरेंस आ रहा है वो क्या है सर, फ्लो है, फ्लो, क्या है सर, फ्लो। हाँ फ्लो, कुछ पैसा आया होगा कुछ पैसा गया होगा, जैसे आपके पास 500 रुपये आए हैं, हाँ 800 रुपये गए हैं, राइट, तो आपका नेट में फ्लो कितना हुआ, नेट में फ्लो कितना हुआ, 300 नेगेटिव, बस इसी को बोलते हैं कैश फ्लो, सच में, और क्या, राइट। तो बिजनेस को क्या करना होता है बेटा, जो भी उसने पूरे साल में फ्लो किया है, उसका पूरे साल में जो भी कैश का फ्लो हुआ है उसको एक प्रॉपर स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना होता है, उसको बोल देते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। बस इतनी सी बात है कि भाई पैसों का हिसाब रखना, सर पैसों का हिसाब रखना कि भाई स्टार्टिंग में मेरे पास 1 लाख रुपए थे, एंड में 5 लाख रुपए हैं, तो ये 4 लाख रुपए कहां से आए, राइट, पूरे साल में फ्लो कितना हुआ, कितना पैसा आया कितना गया, बिल्कुल सही बात है। इसको एक स्टेटमेंट पे प्रेजेंट करना, इस कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर इसको बनाते क्यों है, क्यों बनाना है भाई, अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, एक बढ़िया सी मैं आपको कहानी सुनाता हूं। एक कहानी तो हो गई, कहानी नंबर 1 खत्म हो गई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अभी बेटा मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे आऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है सर ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट देखो सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी है बेटा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कैसे सर, अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, ठीक है। अब क्या हुआ है बेटा, क्या हुआ है, मान लो ये हूं मैं, दिस इज मी, यस दिस इज मी। मैंने बेटा एक काम शुरू किया है, बिजनेस शुरू किया है। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ बेटा मुझे पता है, आपको मुझे ना ढोकला बहुत पसंद है ना, अगर किसी को बेटा मुझे पार्टी देनी है, राइट, तो मुझे क्या खिलाएगा, ढोकला खिलाएगा, ठीक है सर, मुझे ढोकला बहुत पसंद है, तो मैंने ढोकला का बिजनेस चालू किया। क्या बात कर रहे हो, हाँ बेटा मैंने ढोकला का बिजनेस चालू किया, वाह वाह सर वाह। मैं क्या करता हूँ बेटा, ढोकला बेचता हूँ 1 kg, सर कितने का, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये का, बहुत ही सस्ता है, 200 रुपये किलो ढोकला, खाओ। अच्छा ठीक है, अब क्या हुआ सर, क्या हुआ, पहले दिन सर, पहले दिन, हाँ मैंने ढोकला बेचा सर, बेचा, हाँ कितना बेटा, मैंने 20 kg ढोकला बेचा, अरे ओए सच में, हाँ बेटा सच में बेचा, हाँ सच में बेचा। सर कितना हो गया ये 20 kg ढोकला, 4000 रुपये का हो गया, वाह, अरे वाह 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 भाई, मेरे दोस्त यार इतने हैं, है ना, राइट, मेरे स्टूडेंट्स आ गए, ढोकला लेके चले गए, हाँ सर ढोकला लेके चले गए। मैं बेटा घर गया, घर में मेरा कोई वेट कर रहा था, हाँ कौन बेटा, मेरे पेरेंट्स वेट कर रहे थे, अच्छा राइट, मैं पेरेंट्स के पास गया, अच्छा ठीक है, और मैंने क्या बोला, अरे मम्मी पापा सुनो, आज मैं 4000 रुपये कमा कर आया हूँ। मैंने क्या बोला, आज मैं 4000 रुपये कमा कर आया हूँ, 4000 रुपये की सेल्स हुई है। उन्होंने कहा लाओ 1000 रुपये हमको भी दे दो, बेटा 4000 रुपये कमा कर लाया, कुछ पैसे हमको भी दो। अब मैंने पता क्या किया, जेब में हाथ मारा, जेब तो है ही नहीं, ये वाली जेब में हाथ मारा, और पैसे मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो, अरे मैं उनको क्या बोल रहा हूँ, मैं 4000 रुपये कमा के आया हूँ। अब उन्होंने बोला बेटा 1000 रुपये हमको भी दे दो, हम भी थोड़ा घूम फिर आएंगे, है ना, हम भी कुछ खा पी आएंगे। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, राइट, अब 1000 रुपये उन्होंने बोला, और मैं तो चाहता था, अरे मैं तो उनको खुद ही देना चाहता था, पहले दिन की कमाई है, पेरेंट्स को तो देनी पड़ेगी, बिल्कुल सर बिल्कुल देनी चाहिए। अब बेटा दिक्कत ये थी कि मेरे पास कैश तो था ही नहीं। सर क्यों, क्योंकि बेटा ये सारा का सारा मैंने उधार पे बेचा। सर कहानी में ट्विस्ट, सर सारा उधार पे बेचा, हाँ सारा उधार पे बेचा, अरे सब कुछ उधार पे ही बेच दिया, मेरे पास पैसे तो है ही नहीं। और ये भाई पेरेंट्स कह रहे हैं ये कौन सी कमाई है भाई, अरे ये कौन सी कमाई है जो तुमने बेच दिया, कमा लिए, पैसे नहीं है तुम्हारे पास। अब उनको मैं कैसे समझाऊं, ये सुनो, अब बात समझ रहे हो, हाँ सर हाँ। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, प्रॉब्लम ये है, ऐसा बिजनेस के साथ भी होता है, ऐसा बिजनेस के साथ भी होता है कि भाई बिजनेस का जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट आएगा, मान लो बिजनेस ने जो भी प्रॉफिट कमाया, बिजनेस जो भी प्रॉफिट कमाता है, जरूरी नहीं है उसके पास उतने पैसे पड़े हैं। सच बात है भाई, जरूरी है उसके पास उतने पैसे हैं, नहीं भाई, बहुत सारी चीजें एक्रू बेसिस पे होती है, उधार पे होती है, क्रेडिटर डेटर होते हैं, यस सर यस, तो उतने पैसे हो ये जरूरी है कि नहीं। और अगर किसी कंपनी के पास मान लो पैसा है ही नहीं, मतलब कैश है ही नहीं, बेटा वो कंपनी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती, क्योंकि भाई बिजनेस चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। आप बेचे जा रहे हो, उधार पे बेचे जा रहे हो, कस्टमर अगर आपको पैसा ना दे फिर ऐसा हो सकता है, हाँ भाई सारे बैड डेट्स हो गए, फिर
और कंपनी बेटा कई बार ऐसा भी करती है, क्या करती है, अपने प्रॉफिट को ज्यादा दिखाने के लिए, अपने प्रॉफिट को ज्यादा दिखाने के लिए फेक सेल्स दिखा देती है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटा, आज के टाइम पे ऐसा बहुत हो रहा है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, राइट, कि भाई ज्यादा सेल्स दिखाई, ज्यादा प्रॉफिट दिखाया कि देखो देखो कितनी बढ़िया कंपनी है। भाई आपको बोलोगे वाह 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 कितना पैसा कमा रही है, हाँ, लेकिन बेटा उसके पास कैश तो होगा ही नहीं। देखो आप प्रॉफिट तो गलत दिखा सकते हो, आप प्रॉफिट में सॉरी, प्रॉफिट में छेड़छाड़ कर सकते हो, हाँ सर, हाँ, राइट, गलत इनवॉइस बना दिए, सब कुछ ऐसे बेच दिया, फलाना ढिंगाना सब कुछ कर दिया, लेकिन बेटा आप कैश गलत नहीं दिखा सकते। अरे कैश तो आपके पास है, उसको फेक प्रिंट कैसे करोगे? हाँ सर, हाँ। तो कैश जो है ना वो सच बोलता है कि भाई कंपनी के पास पैसा कितना है। अगर कंपनी के पास पैसा है तो ठीक है, अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है तो बहुत दिक्कत वाली बात है। मैं भी अगर किसी कंपनी को सेलेक्ट करता हूँ कि भाई ये कंपनी बढ़िया कर रही है, इसमें पैसा डाल दो, राइट, तो मैं उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूर देखता हूँ कि भाई पैसा आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ पे रहा है, कंपनी कितना पैसा अर्न कर रही है, ये सब कुछ चीजें देखना जरूरी है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये बताने के लिए कि भाई कंपनी अपने कैश को किस तरीके से मैनेज कर रही है, क्योंकि बहुत जरूरी है कैश को मैनेज करना। मान लो बेटा डेटर पैसा बहुत लेट दे रहे हैं, आपकी इनएफिशिएंसी है, हाँ या ना, आपकी इनएफिशिएंसी है, बिल्कुल सही, राइट। क्रेडिटर्स को आप जल्दी पैसा दे रहे हो लेकिन डेटर लेट पैसा दे रहे हैं, गलत बात है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखा सकती है। रेशियोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीजें क्या होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने में काम आती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो खुद ही एक क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इससे आपको कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। बात समझ में आ गई? तो देखो मैंने अभी आपको कुछ कहानियां सुनाई है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं और क्या क्या चीजें हैं। तो अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। सबसे पहला वर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या है बेटा, कैश। तो एक बार फटाफट से आएंगे और कैश पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो कैश आप सोच रहे हो वो यहां पे नहीं है। मतलब सर यहां पे बेटा कैश का मतलब क्या है? कैश का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब क्या मतलब है, इसमें जो कैश आपको पता है वो तो आएगा। देखो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, यहाँ पे आपके दो वर्ड्स हैं, एक आपका वर्ड है कैश, यस सर यस, और एक वर्ड है बेटा कैश इक्विवेलेंट। तो कैश का मतलब तो सबको पता है सर, जो हमारे पास कैश इन हैंड है। क्या है सर? जो हमारे पास कैश इन हैंड है, हाँ सर हाँ। या फिर जो आपके बैंक में पैसा पड़ा है, जो आपके बैंक में पैसा पड़ा है वो भी बेटा कैश इन हैंड के बराबर ही है ना। बैलेंस विद बैंक, करेक्ट बाय, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है, बैलेंस विद बैंक, ठीक है। जो बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है, जो आपके पास कैश है, ये सब चीजें, ये तो कैश है, हाँ सर ठीक है बेटा। लेकिन कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या, ये समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी और भी चीजें आ जाएंगी, जैसे आपका चेक अगर आपके हाथ में है, तो ये सब चीजें जो आप फटाफट से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ये तो कैश है ना। बैंक में पैसे पड़े हैं, फटाफट से निकाल लिए, कैश है, वो सब तो ठीक है, ये सब आपको पता है। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? यहां पे वो क्या बोल रहे हैं कि हम कुछ और चीजों को कैश के इक्वल मानेंगे, कैश के इक्विवेलेंट, कैश के क्या मानेंगे, इक्विवेलेंट मानेंगे। सर कौन सी चीजों को? सबसे पहले उन्होंने बोला हम मानेंगे बेटा ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को जो क्या है सर, हाईली लिक्विड है। ध्यान से मेरी बात सुनो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो क्या है सर, हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड का मतलब क्या है सर? पानी पानी। अरे सुनो बेटा, हाईली लिक्विड का मतलब है जो बहुत ही फटाफट जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो आप। रेडिली मार्केटेबल मतलब जैसे चाहो वैसे कैश में कन्वर्ट कर लोगे। आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं, कैश है, हाँ, मान लो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं, आज चाहो जाके बेचोगे और कैश में कन्वर्ट कर लोगे। विच आर रेडिली मार्केटेबल। क्या बोला मैंने? रेडिली मार्केटेबल मतलब आज के आज ही, आज के आज आप उनको बेच के पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। सर ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, अभी समझते हैं, अभी समझते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडिली मार्केटेबल, सर अभी भी समझ में नहीं आया, मैंने समझाया कहाँ अभी, राइट। मैंने पहले क्या बोला कि भाई हम यहाँ पे कैश के इक्वल किसको मान रहे हैं? ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब सिक्योरिटीज, राइट, जो आप फटाफट से मार्केट में बेच सकते हो। सर अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, जब मैंने ये सबसे पहले पढ़ा था तो मेरा डाउट क्या था कि भाई जो हमारे पास इक्विटी शेयर्स होते हैं, मतलब मान लो ये मैं हूँ, मेरे पास बेटा टाटा कंपनी के, टाटा मोटर्स के, टाटा पावर के क्या है, शेयर्स हैं। मैंने टाटा मोटर्स के शेयर्स ले रखे, हाँ, तो क्या होता है अगर मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो मैं उसको जब चाहूं तब उसको बेच सकता हूं, जब चाहूं उसकी सेल कर सकता हूं। हाँ, क्या होता है, मार्केटेबल होते हैं, है ना। आपको पता होगा बहुत सारे क्या होते हैं, अब आपके पास एप्लीकेशंस हैं, जब चाहो बेचो। हाँ सर हाँ, तो भाई क्या वो भी कैश के इक्वल माना जाएगा?
मैंने क्या बोला कि भाई कैश के इक्विवेलेंट वो यहाँ पे किसको मान रहे हैं सर, उन सब चीजों को मान रहे हैं जो आप फटाफट से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। वो बोल रहे हैं कि कैश के इक्वल मान लो, इनको कैश के इक्वल मान लो, तो भाई शेयर जो है वो भी कैश के इक्वल माने जाने चाहिए, है ना। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। तो बेटा लेकिन शेयर्स को हम कैश के इक्वल तो नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि यहाँ पे एक और कंडीशन है, क्या कि भाई इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। आराम से शांति से बैठो, सब कुछ समझ में आएगा। इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, सर समझाओ ना। देखो बेटा देखो, वो क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पे ऐसी चीजों को कैश के इक्वल मानेंगे, पहली जो बहुत ही मार्केटेबल है ना, बहुत ही ज्यादा लिक्विड है, अभी चाहूंगा अभी कैश में कन्वर्ट कर लूंगा, हाँ सर हाँ, राइट। तो भाई ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, हाँ शेयर्स हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, जब चाहूं मार्केट में सेल कर सकता हूं, हाँ। लेकिन बेटा उन्होंने एक चीज और ऐड कर दी, क्या सर? इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, मतलब उनकी वैल्यू में चेंज होने का रिस्क नहीं होना चाहिए। सर आज मेरे पास टाटा मोटर्स के शेयर्स हैं, क्या वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहते हैं? हाँ सर होते रहते हैं। क्या उनमें फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं? हाँ, तो वो आपके कैश के इक्वल नहीं माने जाएंगे। मतलब ऐसी चीजें, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो एक तो हाईली लिक्विड है, हाँ, और उसकी वैल्यू के चेंज होने के कोई भी चांसेस नहीं है। इनसिग्निफिकेंट रिस्क, कोई रिस्क नहीं होना भाई, कोई भी रिस्क उसमें नहीं होना चाहिए सर। मतलब बेटा ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा कमर्शियल पेपर्स का, क्या सर? किसका? कमर्शियल पेपर्स का, है ना, ट्रेजरी बिल्स का, ट्रेजरी बिल का, ये आपका क्या है सर? ये सब आपके कैश के इक्वल माने जाएंगे, ट्रेजरी बिल्स। सर क्यों? पहली बात, क्या ये लिक्विड होते हैं? हाँ, आप जब चाहो इनको बेच सकते हो, हाँ जब चाहो इनको बेच सकते हो, और इनकी वैल्यू ज्यादा फ्लक्चुएट करती नहीं है। क्या इनकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती है? नहीं सर, इनकी वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं करती। तो बेटा आपको अगर मैं बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, ठीक है, सुन लो ध्यान से, आपके अगर क्वेश्चन में दे रखा है क्या? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्या दे रखा है सर? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब आपको पता ही है क्या सर? सिक्योरिटीज का मतलब इन्वेस्टमेंट एक तरीके से, राइट, ठीक है। तो आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीदी हुई है, उसको मैं क्या मानता हूं बेटा? उसको मैं कैश के इक्वल मानूंगा। मैं मानूंगा ये वो सिक्योरिटीज हैं, एक तो जो मार्केटेबल है, मतलब जब चाहूं तब बेच सकता हूं, हाँ, और इनकी वैल्यू चेंज होने के चांसेस ज्यादा नहीं है। इनका क्या है? इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। इनमें कोई इक्विटी शेयर्स वगैरह कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बेसिकली क्या बताया कि यहाँ पे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो वर्ड है आपका कैश, उसमें कैश तो है ही, जो आपको पता है, कैश, बैंक बैलेंस, चेक, ड्राफ्ट, ये सब चीजें हैं ही जो आप फटाफट से बैंक से कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो, हाँ सर हाँ। दूसरी एक चीज आती है विच इज कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया सर? कैश इक्विवेलेंट का मतलब हो गया वो सारी चीजें, वो सारी सिक्योरिटीज, वो सारे एसेट्स जो क्या है? हाईली मार्केटेबल। हाईली मार्केटेबल का मतलब जब चाहो तब बेचोगे, हाँ सर जब चाहे तब बेचेंगे, उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, हाँ। और बेटा एक चीज इसमें और होती है कि भाई इनका जो मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी मतलब जैसे कमर्शियल पेपर है ना, इनकी मैच्योरिटी क्या होती है? लेस देन 3 मंथ्स। जनरली ये एक थंब रूल बना रखा है कि भाई जनरली इनकी मैच्योरिटी 3 महीने से कम होती है। सर मैच्योरिटी का मतलब अगर आपने कमर्शियल पेपर खरीदे हैं, है ना, अगर आप कैश में कन्वर्ट नहीं भी करा रहे तो 3 महीने बाद वो अपने आप कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको 3 महीने बाद ऑटोमेटिकली आपको उसका पैसा मिल ही जाएगा, राइट। अगर आप आज बेचना चाहो तो आज बेच दो, जितना पैसा आपने लगाया था उतना आपको मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और अगर आज आप नहीं बेचते, 3 महीने बाद वो अपने आप ही कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला बेटा कैश इक्विवेलेंट में कौन कौन सी चीजें आएंगी? वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारी शेयर, सिक्योरिटी, सब कुछ आएगा जो क्या है सर? जो आपके हाईली लिक्विड है, हाँ सर हाईली लिक्विड है, ठीक है, आज चाहो आज बेचो, रेडीली मार्केटेबल, बिल्कुल। दूसरा, उनकी वैल्यू फ्लक्चुएट ज्यादा नहीं होती है, इनसिग्निफिकेंट है भाई, फ्लक्चुएट होती ही नहीं है, राइट। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? कैश इक्विवेलेंट। उनको मैच्योरिटी 3 महीने की मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम 3 महीने की मैच्योरिटी। आज आप खुद बेचना चाहते हो तो बेच सकते हो, नहीं तो 3 महीने बाद तो अपने आप ही कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनको मैं कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मानता हूं। अगर क्वेश्चन में आपको मार्केटेबल सिक्योरिटीज दिया हुआ है, कैश इक्विवेलेंट के पार्ट में मानेंगे, कैश इक्विवेलेंट उसको मानेंगे। और दूसरी चीज, अगर आपको दिया हुआ है सिर्फ करंट इन्वेस्टमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको करंट एसेट के अंदर एक करंट इन्वेस्टमेंट गिवन होती है, हाँ सर हाँ। बेटा ये एक एजम्पशन ली गई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने ये एजम्पशन ली है कि भाई आपको जो करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन होगी, क्या गिवन होगी? करंट इन्वेस्टमेंट। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो इसको भी मैं क्या मानता हूं सर? कैश इक्विवेलेंट मानता हूं। ध्यान से मेरी बात सुन लो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
सर मतलब ये कि भाई या तो आपको मार्केटेबल सिक्योरिटीज करके दिया हुआ है, अगेन वो कैश इक्विवेलेंट है, राइट। और अगर आपको सिर्फ करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है उसको भी मैं क्या मानूंगा, कैश इक्विवेलेंट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुन लो, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपके जनरली क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। सर क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। करंट एसेट्स में इसको शो करते हैं। तो करंट एसेट्स में अगर आपकी करंट इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, क्या आ रही है, करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब करंट इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। हाँ सर, शेयर्स भी आ सकते हैं। मुझे बताओ बेटा, अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और मेरा इंटेंशन क्या है, अगले 12 महीने में इसको बेचने का, फर्स्ट चैप्टर, राइट। अगर मेरा इंटेंशन इसको अगले 12 महीने में बेचने का है तो क्या ये आपकी करंट इन्वेस्टमेंट है? हाँ। लेकिन बेटा वो क्या बोल रहा है, जब तक आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे, जब तक क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है कि आपने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है कुछ भी, मैं क्या मानता हूं कि ये करंट इन्वेस्टमेंट मेरी मार्केटेबल सिक्योरिटीज है जिसमें कोई रिस्क नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पॉइंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है तो उसको मैं क्या मानूंगा, अपनी कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मानूंगा। क्या मानूंगा, कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मानूंगा। लेकिन अगर आपको बता दिया जाए कि करंट इन्वेस्टमेंट क्या है सर, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कुछ भी आपने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं, तो क्या तब मैं उसको कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मानूंगा? एब्सोल्युटली नो। मैंने आपको क्या बोला, इक्विटी शेयर्स कैश इक्विवेलेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनमें वैल्यू चेंज होने का रिस्क होता है, वैल्यू चेंज होने का रिस्क होता है। हाँ दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फटाफट से आ जाओ। हमने स्टार्टिंग से अभी तक क्या किया है बेटा, स्टार्टिंग से अभी तक किया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है कि भाई जनरली आपके पूरे साल में आपका कितना फ्लो हुआ है। फ्लो का मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो, फ्लो का मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो, कितना पैसा आपके ड्यूरिंग द ईयर आया है, कितना गया है। इन शॉर्ट ओपनिंग और क्लोजिंग, जो आपके स्टार्टिंग में कैश इन कैश इक्विवेलेंट है और क्लोजिंग में कैश इन कैश इक्विवेलेंट है, उसमें जो भी चेंजेस हैं उसको एक स्टेटमेंट में दिखाना, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, करेक्ट है। उसके बाद मैंने आपको बताया, क्या बताया सर, कि भाई यहाँ पे कैश का मतलब क्या है, कैश का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बिल्कुल सही बात है। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा, एक तो कैश हो गया, कैश में वो सारी चीजें आएंगी कि बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, डिपॉजिट्स हैं, वो सब चीजें, राइट। आपके पास कोई चेक पड़ा हुआ है, वो भी कैश है, कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो ना भाई जब चाहोगे। हाँ सर, हाँ बिल्कुल राइट। तो बैंक वाला जो भी चीजें हैं वो सब आपका क्या माना जाएगा, कैश माना जाएगा, ठीक है। कैश इन हैंड हो गया। मेन पार्ट क्या है सर, कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। मेन पार्ट आपका क्या है, कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है सर, कैश इक्विवेलेंट में आता है वो सारी चीजें जो आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब फटाफट से आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, हाँ, और उनकी वैल्यू चेंज होने का कोई भी रिस्क नहीं है। आज 1000 की खरीदी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए अगले हफ्ते वो 500 रुपए की हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी रिस्क नहीं होना चाहिए, वो मेरे कैश का पार्ट नहीं बनेगी, क्योंकि मेरा कैश अपने आप चेंज नहीं हो सकता है। ये सुनो, तो कैश का पार्ट सिर्फ वही इंस्ट्रूमेंट्स, वही सिक्योरिटीज बनेगी जो तो हाईली मार्केटेबल है, हाईली मार्केटेबल प्लस उनमें वैल्यू चेंज होने का कोई रिस्क नहीं है, और उनका मैक्सिमम मैच्योरिटी जनरली 3 महीने का होता है। ऐसा अगर किसी चीज में है तो वो मेरा क्या है, कैश इक्विवेलेंट। जनरली अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन में अगर आपको मार्केटेबल सिक्योरिटीज गिवन है, हम उसे क्या मानेंगे, कैश इक्विवेलेंट मानेंगे। अगर क्वेश्चन में सिर्फ क्या गिवन है, करंट इन्वेस्टमेंट्स, तो करंट इन्वेस्टमेंट्स में बहुत सारी चीजें आ सकती है, लेकिन उसको भी मैं अभी क्या मानूंगा, कैश इक्विवेलेंट, अनलेस आपको कुछ और गिवन नहीं है। क्या यहां तक बात क्लियर हो रही है यार? बहुत ही सिंपल चीजें अभी डिस्कस कर रहे हैं। हाँ सर, उसके बाद आ जाओ, मेरी बात सुनो। अगर हम बात करते हैं कैश फ्लो की, तो इतना समझ में आ गया कि भाई देखो, आपको सबसे पहले क्या देखना है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यस सर, यस, है ना, कि भाई ओपनिंग में मेरा कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है और क्लोजिंग में कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। सही बात है। जितना भी आपका ड्यूरिंग द ईयर चेंज हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपका कैश फ्लो हुआ है, उसको मुझे एक स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना है। हाँ, अब मेरी आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरी नहीं मतलब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। मान लो बेटा, मान लेते हैं आपने क्या किया है, आपने सेल करी है ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ध्यान से मेरी बात सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं सर, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अच्छा ठीक है, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो मैं आपसे बस इतनी सी बात पूछ रहा हूं, क्या ये आपका कैश का फ्लो है? आपका क्या ये कैश फ्लो हुआ है? सर ऑफ कोर्स हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल कैश का फ्लो कब होगा, जब आपका कैश आ या जा रहा है। हाँ सर, हाँ सही बात है ना। और कैश का यहाँ पे मतलब क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सही बात है। अब ये क्या है सर, ये आपका कोई भी फ्लो नहीं है सर। मतलब बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज को सेल किया, हाँ, तो हुआ क्या सर, हुआ ये कि जो आपके हाथ में कैश है, विच इज कैश इन हैंड, वो बढ़ गया। हाँ सर, वो तो बढ़ गया, बिल्कुल सही बात है ना। बेच दिया तो कैश इन हैंड बढ़ गया। हाँ, पैसे आए होंगे कैश या बैंक बैलेंस जो भी है, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज कम हो गई।
अभी हमने पढ़ा कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती है सर, कैश इक्विवेलेंट होती है। सर मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश इक्विवेलेंट होती है, वो कम हो गई। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे तो किसका चेंज देखना है कि भाई किसका फ्लो हुआ है, मेरे को देखना है बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। नेट इफेक्ट में क्या बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कुछ भी चेंज आया है? आप मुझे बताओ, नेट इफेक्ट में कुछ भी चेंज आया है? नो चेंज बेटा, क्योंकि आपने एक आइटम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बेचा है, दूसरे में कन्वर्ट हो गया वो। तो क्या ये कोई फ्लो है? नहीं बेटा, ये कोई फ्लो नहीं है। फ्लो कब होगा सर? जब हम कोई पैसा खर्च कर रहे हैं 3 एक्टिविटीज में। सर किस में? जब मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या हो रहा है सर, उसमें चेंज हो रहा है 3 एक्टिविटीज में, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। क्या ये वाली पार्ट समझ में आ गई? ये मैंने क्या बोला कि अगर आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही चेंजेस हो रहे हैं, एक आइटम बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, वो कोई कैश फ्लो नहीं है बेटा। वो कैश फ्लो कैसे होगा? ये सुनो, आपका क्या कैश कम या बढ़ा है? नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई मुझे स्टेटमेंट में क्या दिखाना है कि मेरा इनफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो कितना हुआ। बेटा क्या यहां पे कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है? नहीं। और जब मैं वर्ड कैश बोल रहा हूं तो कैश का मतलब क्या है? कैश का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या आपके इस एक्टिविटी से क्या आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कुछ भी चेंज आया है? द आंसर इज नो। सर जितना आपके पास स्टार्टिंग में था उतना ही अभी भी है। यस और नो? उतना ही अभी है ना भाई, बिल्कुल सही बात है। तो क्या कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। तो ये हमारा फ्लो कंसीडर नहीं किया जाता। सर फ्लो कंसीडर किसको बोलते हैं? अगर आपने कोई एसेट खरीदा, एसेट आया, पैसा गया, ऑफ कोर्स ये फ्लो है ना। सेल करी है तो गुड्स चले गए, पैसा आ गया ना। हाँ सर पैसा आ गया। यस और नो? आपने शेयर्स इशू कर दिए तो शेयर्स चले गए और पैसा आ गया, क्या ये फ्लो है? हाँ ये फ्लो है। जब मेरे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उसको बोलेंगे फ्लो। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आती है? तो मैंने क्या बोला कि जो मेरा फ्लो होता है वो जनरली 3 एक्टिविटीज में होता है। यहां पे सर हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो मुझे कैश फ्लो दिखाना होता है वो मुझे इन 3 एक्टिविटीज का अलग अलग दिखाना होता है। सर मतलब समझा रहा हूं ना बेटा, टेंशन क्यों ले रहे हो? आज की क्लास तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की क्लास है, आ जाओ। सर मेरी जो मेनली 3 एक्टिविटीज है वो कौन सी होती है? ध्यान से देखो, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, एक एक चीज आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो। राइट, ये हमारी 3 एक्टिविटीज है। सर कहाँ है? अरे लिख रहा हूँ, ठीक है सर। पहली होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑल राइट, क्या होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर दूसरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या होती है सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, करेक्ट है। और सर तीसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑल राइट, ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इसका मतलब क्या? ध्यान से मेरी बात सुनेंगे कि तीनों एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है। अब मेरे बिजनेस में जो भी मेरा कैश फ्लो होता है वो जनरली इन 3 एक्टिविटीज में होता है। सर या तो फाइनेंसिंग में हो रहा है, या इन्वेस्टिंग में हो रहा है, या ऑपरेटिंग में हो रहा है। तीनों का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, टेंशन मत लो। अब बेटा मेरी बात सुनो, बिजनेस चालू करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहला पैसा चाहिए। क्या चाहिए? सबसे पहले पैसा चाहिए। तो आप पैसे कहां से लाते हो? या तो आप सर क्या करते हो, या तो आप शेयर्स इशू करते हो। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए शेयर्स इशू करते हो, हाँ सर हाँ। ओनर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। या फिर आप लोन वगैरह लेते हो, बैंक से लोन लेते हो, सही बात है, डिबेंचर्स वगैरह जो भी है। ये क्या है सर? ये आप अपने बिजनेस को फाइनेंस कर रहे हो। आपके बिजनेस को पैसों की जब जरूरत होती है, बिजनेस करने के लिए जब पैसों की जरूरत होती है, और पैसा जब आप कहीं से उधार लेते हो। शेयर्स क्या है सर? शेयर्स क्या है बेटा? जब आप अपने ओनर से पैसा ले रहे हो, ओनर्स मतलब शेयर होल्डर्स। ये भी तो पैसा बिजनेस के लिए क्या है सर? लाइबिलिटी होती है। आपको पता है बेटा, बिजनेस अलग, शेयर होल्डर्स अलग। पूरी कंपनी अकाउंट्स में यही बात करते आए हैं कि बिजनेस अलग होता है, शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, सही बात है। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे आप अपने शेयर होल्डर से पैसा ले रहे हो, बिल्कुल सही बात है। तो वहां से उधार लिया है। लोन मतलब बाहर वालों से पैसा ले रहे हो। तो अगर आप कहीं से भी पैसा उधार पे ले रहे हो, राइट, उधार पे ले रहे हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं अपने बिजनेस को फाइनेंस करना। बिजनेस को फाइनेंस करना। तो ये सारी जो एक्टिविटीज होती हैं इनको बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अभी तो मैं आपको बस बेसिकली बता रहा हूं, राइट। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या हो गया? जब आपको पैसों की जरूरत होती है और जब पैसे आप कहीं से उधार पे लेते हो, वो सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती है। हाँ देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, क्या होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब मेरी बात सुनो, आपने जब शेयर्स इशू करें, हाँ सर हाँ, शेयर्स इशू करें, राइट। क्या आप शेयर्स जब इशू करते हो तो क्या आप उनको डिविडेंड भी पे करते हो? बिल्कुल बेटा, अगर आपने शेयर्स इशू करे होते हैं तो डिविडेंड पे होता है उनको, प्रॉफिट का कुछ पार्ट देते हो, सही बात है। आपको कोई भी शेयर्स के पैसे क्यों देता है?
पब्लिक आपके शेयर्स क्यों परचेज करती है? वो इसलिए परचेज करती है क्योंकि आप उनको डिविडेंड देते हो। हाँ सर हाँ। तो आपने अगर कोई भी पैसा उधार पे लिया है तो उसकी कोई ना कोई तो कॉस्ट होती है। आप सोचो, अगर आपने लोन लिया है तो सर लोन के लिए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स सर, राइट। शेयर्स है तो शेयर्स के लिए डिविडेंड पे करना पड़ेगा। हाँ सर, बात तो सही है, शेयर्स के लिए डिविडेंड पे करना पड़ता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो भी आपकी पैसे उधार लेने से रिलेटेड जितना भी खर्चा होता है, जो भी आपका एक्टिविटीज हो रही है, वो सब क्या होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर दोबारा से एग्जांपल बताओ, देखो मेरी बात सुनो। हमारे बैलेंस शीट की अगर मैं बात करता हूं तो बैलेंस शीट में क्या होता है सर? बैलेंस शीट में आपका सबसे पहले एक आता है शेयर होल्डर फंड्स, जिसमें आपका क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, है ना? इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सही बात है कि आप पैसा उधार पे ले रहे हो, या तो इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो या प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो। हाँ सर हाँ, सही बात है सर। और क्या होगा? जैसे मान लो नॉन करंट लाइबिलिटीज है, क्या है सर आपकी? नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। सर इसमें क्या हो गया? इसमें जब आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ली होती है, आपने जब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ले रखी है, हाँ सर हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उधार पे लिया, सही बात है। ऐसा भी हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए लिया हो आपने, बेशक आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया हो, हाँ सर हाँ, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, बिल्कुल सही बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब क्या है? ये सब है जो आपने पैसा उधार पे लिया है, कहीं ना कहीं से पैसा आपने उधार पे लिया, मैंने उसको क्या बोला? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इन सब से रिलेटेड और भी कोई खर्चा होगा वो भी फाइनेंसिंग में आएगा। भाई अगर आप इनको डिविडेंड पे कर रहे हो, इनको डिविडेंड पे कर रहे हो, तो डिविडेंड क्यों पे कर रहे हो? क्योंकि आपने पैसा उधार पे लिया है। आप उनको डिविडेंड पे क्यों कर रहे हो? क्योंकि पैसा उधार पे लिया है ना भाई। हाँ, तो ये इसी की कॉस्ट है। हाँ, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा कि भाई आपने अपने बिजनेस को फाइनेंस किया तभी तो डिविडेंड पे कर रहे हो। हाँ सर हाँ। अगर आपने बोरिंग करी है तभी तो इंटरेस्ट पे कर रहे हो। हाँ सर हाँ। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है सर? जब मैं कहीं से भी पैसा उधार पे ले रहा हूं, उधार पे मैंने पैसा लिया, एक तो वो मेरी क्या हो गई? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने शेयर इशू करे तो क्या मेरे पास पैसा आया है? हाँ सर हाँ। तो क्या कैश का फ्लो हुआ है? हाँ सर, कैश का फ्लो हुआ है। अब ये कैश का फ्लो कौन सी एक्टिविटी के लिए हुआ है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए। तो जो मैंने शेयर्स इशू करे और मेरे पास पैसा आया तो कैश फ्लो हुआ। हाँ सर हाँ। आपका कैश में चेंज आया? सर कैश में चेंज आया। इसको मैं क्या बोलूंगा कि भाई मेरा कैश फ्लो हुआ है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। किससे सर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। अच्छा ठीक है। उसके बाद अगर मैंने कहीं से लोन लिया है, क्या लिया सर? कहीं से लोन लिया है, तो अगर मैंने लोन लिया तो क्या मेरे पास पैसा आया है? हाँ मेरे पास पैसा आया है। तो क्या कैश का फ्लो हुआ है? हाँ सर, कैश का फ्लो हुआ है। अगेन कैश फ्लो हुआ है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट होगी, मैंने क्या बोला? अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो तो क्या डिविडेंड पे हुआ है? हाँ सर हाँ। अगेन कैश में चेंज हुआ। अब कैश का आउटफ्लो हुआ। क्या हुआ सर? मेरे कैश का आउटफ्लो हुआ है। हाँ सर, मेरे कैश का आउटफ्लो हुआ है। तो ये जो मेरा कैश का आउटफ्लो हुआ है, अगेन क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्योंकि मैं जो कैश फ्लो कर रहा हूं, जो मैं डिविडेंड पे कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने पैसा उधार पे लिया था। तो अगर मैंने पैसा उधार पे लिया था, फाइनेंसिंग थी, उससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट होगी वो भी सर क्या होगी? मेरी फाइनेंसिंग होगी। अगर मैंने इंटरेस्ट पे किया तो क्या मैंने कैश पे किया? हाँ सर हाँ, कैश में चेंज हुआ, कैश में चेंज हुआ। और अगर कैश में चेंज हुआ, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा। हाँ, कौन सी एक्टिविटी से हुआ है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो बेसिकली मेरे शेयर्स में जो भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर इशू करे, पैसा आया, अब क्या मैं उनको कभी ना कभी ये पैसा वापस भी करूंगा? हाँ सर, वापस भी करूंगा। बेटा पैसा आया तब भी फाइनेंसिंग है, पैसा जा रहा है तब भी फाइनेंसिंग है। ऑफ कोर्स ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भाई देखो पैसा आ रहा है तो फाइनेंसिंग है, अब पैसा जा रहा है तो फाइनेंसिंग नहीं है। अरे भाई पैसा आया है तो वापस भी तो करना पड़ेगा। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि बेशक आपकी वो लॉन्ग टर्म बोरिंग हो, शॉर्ट टर्म बोरिंग हो, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कुछ भी हो, इनकी जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स होंगे जिनसे कैश का फ्लो हो रहा है, वो सब आपके क्या है सर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पैसा बेशक आ रहा है, पैसा बेशक आ रहा है या पैसा बेशक जा रहा है, राइट, दोनों ही क्या है सर? आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना भाई। इनफ्लो आउटफ्लो दोनों ही आपके एक ही एक्टिविटी का पार्ट है। हाँ, कि भाई पैसा उधार पे लिया था तभी तो वापस कर रहा हूं, अगर लिया ही नहीं होता तो वापस क्यों करता? दोबारा देखो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या हो गया सर? कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी जब मैं अपने बिजनेस को फाइनेंस करता हूं, वो सारी एक्टिविटीज जो मेरे बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए होती है, राइट सर। जैसे शेयर्स का इशू करना, प्रेफरेंस शेयर्स का इशू करना, बोरिंग्स करना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी बोरिंग्स है, बिल्कुल सही बात है, ये सब क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अब इससे रिलेटेड कोई भी और एक्टिविटी हो रही है वो भी फाइनेंसिंग है। अगर मैं बेटा डिविडेंड पे कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने पैसा उधार पे लिया था, शेयर्स इशू करे थे, पैसा उधार पे लिया, डिविडेंड पे कर रहा हूं, राइट। अगर मैंने लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, सही बात है, ठीक है। और जब मैं इन पैसे को वापस करूंगा वो भी मेरा क्या होगा सर? वो भी मेरा कैश फ्लो होगा। अब वो क्या होगा? आउटफ्लो।
सर पैसा वापस कर रहा हूं, पैसा जा रहा है, दैट इज आउटफ्लो। पढ़ेंगे आराम से। ये तो मैंने आपको क्या बताया कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता क्या है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, जब बेटा मेरे पास पैसा आ जाता है, जब मेरे पास पैसा आता है तो मैं उस पैसे का यूज करता हूँ। सर बिल्कुल यूज करता हूँ। पैसे का यूज कहाँ पे कर सकता हूँ? सर जब मैं पैसा आएगा तो मैं अपने कुछ एसेट्स परचेज करूंगा। भाई बिजनेस करने के लिए कुछ एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ सर, एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फिक्स्ड एसेट्स हो गए, आपकी मशीनरीज हो गई, ये सब चीजें हो गई, राइट, जो आपके बेसिकली नॉन करंट एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं सर? नॉन करंट एसेट्स होते हैं। सर नॉन करंट एसेट्स में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। आपके नॉन करंट एसेट्स में बहुत सारी चीजें आएंगी सर। आपके फिक्स्ड एसेट्स है ना, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब चीजें, राइट। इनटैंजिबल एसेट्स भी हो सकते हैं कि मान लो आपने कोई गुडविल परचेज करी है किसी की, आपने पेटेंट्स परचेज करे हैं, कुछ भी है। क्या ये आप क्या कर रहे हो? अपने पैसों का यूज कर रहे हो। बिल्कुल। कहां पे यूज कर रहे हो बेटा? नॉन करंट एसेट्स के लिए। तो क्या आप एक तरीके से ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? एब्सोल्युटली यस। अब आपने क्या किया बेटा? अब आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी है। पैसा उधार पे लिया, हाँ सर पैसा उधार पे लिया, और बिजनेस में मैंने क्या करी? बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है जब मैं अपने बिजनेस में क्या करता हूं? इन्वेस्टमेंट्स करता हूं। इन्वेस्टमेंट्स किस में? अपने फिक्स्ड एसेट्स में, अपने नॉन करंट एसेट्स में। ऐसा हो सकता है कि भाई मेरे पास पैसा जो आया है, अब उसका मैं यूज करूंगा। मान लो मैंने और कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया उसको। सर जैसे कि कुछ पैसा मैंने क्या कर दिया? म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया। मैंने कुछ पैसा म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया, तो क्या ये आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है? हाँ सर मैंने ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया है ना। अब वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, हो सकता है आप क्या कर लो, हो सकता है आप कोई शेयर्स परचेज कर लो। सर किसी भी कंपनी के शेयर्स आपने परचेज करे हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, है ना। मैंने अब शेयर्स परचेज कर लिए, मैंने शेयर्स परचेज करे मतलब मैंने अपना पैसा किसी कंपनी में डाला। यस और नो? देखो फाइनेंसिंग में क्या होता है? फाइनेंसिंग में मैं अपनी कंपनी के शेयर्स किसी को देता हूं और पैसे लेता हूं, दैट इज फाइनेंसिंग। पैसे उधार पे लेना शेयर्स के बदले, बिल्कुल सही बात है। इन्वेस्टिंग का मतलब जब मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूं, उसको पैसे दे रहा हूं और शेयर्स खरीद रहा हूं, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बहुत ही सिंपल एक्टिविटी होती है। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है भाई जब आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, और इन्वेस्ट जनरली किस में करते हैं? नॉन करंट एसेट्स में। तो जब आपके नॉन करंट एसेट्स में चेंज हो रहा है, नॉन करंट एसेट्स कोई भी हो सकते हैं सर, कोई भी हो सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, कुछ भी। जब मैंने अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, बिजनेस को ग्रो करने के लिए हो सकता है, या एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए, कोई भी चीज है, वो मेरा क्या होता है सर? वो मेरा नॉन करंट एसेट्स का पार्ट होता है। किसका सर? नॉन करंट एसेट्स का पार्ट, और वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। तो अगर मैंने कोई मशीनरी खरीदी, अगर मैंने कोई मशीनरी खरीदी है, तो क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? हाँ सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कि मैंने मशीनरी खरीदी है, तो इसका मतलब मैंने मशीनरी में इन्वेस्ट किया पैसा। ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही बात है। अब वो मशीनरी जब मैं बेचूंगा तब भी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानी जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूं कि भाई एक एक्टिविटी का इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों सेम एक्टिविटी में आएगा। इनफ्लो और आउटफ्लो सेम ही एक्टिविटी में आता है। ऐसा थोड़ी होता है यार कि भाई जब मैंने मशीनरी खरीदी तो वो इन्वेस्टिंग है, जब मशीनरी बेचूंगा तो इन्वेस्टिंग नहीं है। बेटा मशीनरी तो तभी बेच रहा हूं ना क्योंकि मशीनरी खरीदी थी। अब बात समझ रहे हो? तो भाई अगर आप किसी भी चीज का फ्लो देख रहे हो तो उसका इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों ही सेम एक्टिविटी का पार्ट होता है। उसका इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों ही क्या होता है सर? सेम ही एक्टिविटी का पार्ट होता है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है, राइट, अगर लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है तो उससे अगर मुझे कोई इनकम भी जनरेट हो रही है, सर मतलब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे कि भाई मेरा बिजनेस लैंड एंड बिल्डिंग का तो नहीं है, नहीं। मैंने क्या किया बेटा? मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, मैंने क्या किया? कोई प्रॉपर्टी खरीद ली। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह कुछ भी खरीद ली। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया। हाँ भाई मैंने ये पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया, सही बात है। भाई मेरा बिजनेस, मान लो मेरा बिजनेस किस चीज का? मेरा बिजनेस तो ढोकला बेचने का है। अब ढोकला बेचने का बिजनेस में थोड़ी मैं इसको यूज कर रहा हूँ। क्या मैं ढोकला बनाने में यूज कर रहा हूँ इसको? नहीं, ये तो मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। हाँ सर इन्वेस्टमेंट है। अब बेटा ये क्या है? अब आउटफ्लो हो गया, पैसा लगा दिया। हाँ सर पैसा लगा दिया। अब इससे अगर मुझे कोई इनकम भी जनरेट हो रही है, क्या हो रही है सर? अगर मेरे इन्वेस्टमेंट करने से कोई इनकम जनरेट हो रही है, वो भी मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है। सर क्यों? मुझे बताओ बेटा। फाइनेंसिंग में मैंने क्या बोला था कि भाई अगर मैंने अपने बिजनेस को फाइनेंस किया है, पैसा कहीं से उधार पे लिया, पैसा कहीं से उधार पे लिया, उससे रिलेटेड कोई खर्चा भी मैं पे कर रहा हूं तो वो भी फाइनेंसिंग है। कि भाई अगर मैंने लोन लिया था तो उसका इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग है। सिमिलरली अगर मैं कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो उससे होने वाली इनकम भी मेरी क्या होती है बेटा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। कि भाई मैंने इन्वेस्टमेंट करी है तभी तो इनकम जनरेट हुई है। सर सही बात है, बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने यहां पे टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीदे हैं, अब मैंने अपने कंपनी के शेयर किसी को दिए नहीं है, मैंने पैसा टाटा मोटर्स में लगाया,
तो क्या टाटा मोटर्स मुझे डिविडेंड देगा? हाँ सर डिविडेंड देगा। तो क्या मुझे डिविडेंड रिसीव होगा? हाँ सर मुझे डिविडेंड रिसीव होगा। क्या होगा सर? डिविडेंड रिसीव होगा। तो जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है, पैसा मिल रहा है, हाँ सर पैसा मिल रहा है, तो क्या वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? द आंसर इज यस, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या है सर? वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि भाई मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था, उससे इनकम जनरेट हो रही है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हाँ सर हाँ, तो इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों ही सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। उससे होने वाली इनकम भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी, उससे होने वाला कोई खर्चा होगा वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, है ना? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? एवरीवन यस और नो? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ऑल राइट राइट। सो ठीक है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझ में आ गई। फाइनेंसिंग मतलब जब मेरे शेयर कैपिटल में कुछ चेंज हो रहा है, या मेरे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में कुछ चेंज हो रहा है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में कुछ चेंज हो रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, फाइनेंसिंग है, ठीक है। उसके बाद उनसे रिलेटेड जो खर्चे हैं सर, मतलब डिविडेंड पे कर रहा हूँ, इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, और भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं सर। यहाँ पे और भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं सर। जैसे बेटा आप शेयर इशू करते हो, हाँ, तो आपको पता है आपको अंडर राइटिंग कमीशन देनी होती है, आपको पता है या नहीं पता? हाँ, अब देखो एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि भाई देखो आपको बस ये देखना है कि अंडर राइटिंग कमीशन मैंने क्यों पे करी है। अंडर राइटिंग कमीशन सबको पता है, पढ़कर आए हैं कि भाई कंपनी क्या करती है, कुछ लोगों को अपॉइंट करती है ना, कि भाई उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिमिट एटलीस्ट क्रॉस हो जाए। अगर नहीं पता तो शेयर्स वाले वीडियोस में मैंने आपको कराया, राइट? तो जो अंडर राइटिंग कमीशन होती है वो आपने क्यों पे करी? शेयर्स को ढंग से इशू करने के लिए करी है, हाँ है ना, सिक्योरिटी के लिए करी है। तो आप अंडर राइटर्स को कमीशन क्यों दे रहे हो? शेयर्स इशू करने के लिए दे रहे हो, यस और नो? तो इसका मतलब अगेन क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कोई भी अगर शेयर इशू एक्सपेंसेस हुए हैं, शेयर्स इशू करने के लिए अगर आपके कोई भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, अगेन क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर आपने लोन लिया है तो लोन के लिए जैसे लोन प्रोसेसिंग फीस होती है, क्या होती है सर? लोन प्रोसेसिंग फीस। बेटा जब आप लोन लेने जाते हो तो लोन प्रोसेस करने के लिए आपको कुछ फीस पे करनी है, तो ये फीस आप क्यों पे कर रहे हो? बस आपको ये सोचना है कि मैंने फीस क्यों पे करी है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि मुझे लोन लेना है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बात समझ में आ गई? हाँ सर बात समझ में आ गई। इन्वेस्टिंग में क्या है सर? इन्वेस्टिंग में अगर आपने नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स करी है, सर करंट एसेट में नहीं हो सकती, हो सकती है। देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? अगर बेटा करंट इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा होता है, क्या दे रखा होता है? करंट इन्वेस्टमेंट, हाँ, तो क्या मैं करंट इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंसीडर करूंगा? आंसर इज नो। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो हम क्या मानते हैं करंट इन्वेस्टमेंट को? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यस और नो? यही बताया मैंने कि भाई करंट इन्वेस्टमेंट में जो भी चेंज आएगा वो हम इन्वेस्टिंग में कंसीडर नहीं करेंगे, उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कंसीडर करेंगे। हाँ सर हाँ। लेकिन बेटा अगर मैं ये बोल दूं कि आपको ये बताया हुआ है कि करंट इन्वेस्टमेंट में क्या है? आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करे हैं, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, ठीक है, तो क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा? आंसर इज यस। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, कोई बात नहीं, है तो इन्वेस्टिंग। हाँ सर है तो इन्वेस्टिंग। बात समझ में आ गई? हाँ सर हमें बात समझ में आ रही है, थोड़ी थोड़ी तो आ रही है बेटा, अभी तो शुरू किया ना, राइट? ठीक है, तो इन्वेस्टिंग में क्या हो गया सर? अगर मैंने कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है, किसमें सर? नॉन करंट एसेट्स में, बेशक वो फर्नीचर हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, या आपने कहीं और पैसा इन्वेस्ट किया है, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए, तो पैसा आपने कहीं पे लगाया है, पैसा कहीं पे लगा रहे हो, हाँ सर हाँ, दैट इज आपके क्या है? वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। उससे रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो भी इन्वेस्टिंग है। मतलब सर अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड, कंपनी आपको डिविडेंड देगी। हाँ, अगर मान लो बेटा आपने किसी को लोन दिया है, आपने किसी को लोन दिया, हाँ आपने लोन दिया है, लोन्स एंड एडवांसेस, याद है आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि भाई आपने किसी को लोन दिया, किसी को लोन की जरूरत है, किसी एम्प्लॉय को लोन देना था, आपने लोन दे दिया, तो क्या ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? हाँ सर हाँ। अब इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा क्या ये भी इन्वेस्टिंग है? हाँ। तो मोटी मोटी बात क्या है? अरे मोटी मोटी बात क्या है सर? मोटी मोटी बात तो यही है कि सर देखो सिंपल सी बात है, जब मैं अपने एसेट्स में इन्वेस्ट करता हूं, मैं कोई एसेट परचेज करता हूं, राइट, तो वो आपकी क्या है सर? वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बात समझ में आ गई? और बेटा लास्ट हमारी रहती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं सर, मतलब सेल करना, गुड्स का सेल करना, नॉर्मल आपके नॉर्मल ऑपरेटिंग ऑपरेशंस होते हैं, इसको हम पता क्या बोलते हैं? ये वो एक्टिविटीज हैं विच आर एक्चुअली रिलेटेड टू प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज।
सर समझ में नहीं आया, मैंने समझाया कहाँ है? प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। रुको 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 सर, मतलब वो सारी एक्टिविटीज जो आप सेल्स करने के लिए कर रहे हो, अपने बिजनेस के जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी सेल करने के लिए कर रहे हो, जो भी आपके नॉर्मल खर्चे होते हैं ऑपरेशंस के। हमने रेशियोज में पढ़ा था ऑपरेटिंग रेशियोज, यस और नो? ऑपरेटिंग रेशियोज में हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो सब चीजें। तो वही यहाँ पे क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कि मैंने गुड्स का परचेस किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, गुड्स का सेल किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एम्प्लॉय को सैलरी पे करी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, है ना? मार्केटिंग के खर्चे, एडवर्टीजमेंट के खर्चे, सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? लेकिन मैं आपको बताऊं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ना बहुत सारी हो सकती है, लाइक लिटरली बहुत सारी हो सकती है। तो आपको आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है? कोई भी एक्टिविटी अगर आपको मेंशन्ड है, कोई भी एक्टिविटी, तो बस आपको एक चीज सोचनी है। क्या सोचनी है? क्या ये फाइनेंसिंग में आता है? सोचो, क्योंकि फाइनेंसिंग को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, यही सब आपकी क्या है, फाइनेंसिंग। हाँ, क्या ये फाइनेंसिंग है? नहीं। क्या दूसरा इन्वेस्टिंग, क्या आपने पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया है, क्या मशीनरी वगैरह खरीदी है, क्या वो इन्वेस्टिंग है? नहीं। अगर बेटा वो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में नहीं आ रही, ऑपरेटिंग में आएगी। सिंपल सी बात है। हाँ सर, सिंपल सी बात है कि भाई जब वो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में नहीं आ रही है तो आपके क्या आएगी, ऑपरेटिंग में। क्योंकि बेटा ऑपरेटिंग की कोई लिस्ट नहीं है, ऑपरेटिंग में दुनिया भर की एक्टिविटीज हो सकती है। हाँ सर, ऑपरेटिंग में दुनिया भर की एक्टिविटीज होती है। भाई बिजनेस के लिए नॉर्मल ऑपरेशंस क्या है ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है ना? उसके नॉर्मल एक्टिविटीज क्या है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसको पता लगाने के सिंपल सा रीजन है कि भाई मैं इन्वेस्टिंग को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। हाँ सर हाँ। मैं फाइनेंसिंग को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। हाँ सर हाँ। तो बेटा अगर वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। किस में आएगा सर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। हाँ सर, बहुत सिंपल सी बात है। फटाफट से बोलो मुझे, आपको समझ में आ गया? यस और नो? हाँ या ना? राइट। देखो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर चलते हैं आगे। देखो आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर, कराओ ना सर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें, इन एक्टिविटीज में ऑपरेटिंग कौन सी है, इन्वेस्टिंग कौन सी है, फाइनेंसिंग कौन सी है। आराम से समझेंगे। हाँ सर, आराम से समझेंगे। और यहाँ पे मैंने आपकी बुक से क्या कर रखा है, वो सारे आइटम्स डाल दिए जिसमें कंफ्यूजन होती है। सर सबसे पहला है इनकम टैक्स पेड। अब इसी पे मुझे डिस्कशन करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। आ जाओ सर, क्या है इनकम टैक्स पेड। देखो बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट की वीडियोस थोड़ी बड़ी ही रहने वाली है, तो आराम से पूरे पेशेंस के साथ आपको देखनी है, ठीक है? इनकम टैक्स पेड। सर इनकम टैक्स पेड का मतलब क्या होता है? वाह वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है कि इनकम टैक्स पेड का मतलब क्या होता है। इनकम टैक्स मतलब जो भाई सरकार आपकी इनकम से टैक्स लेती है। आप जो भी पैसा कमाते हो वो आप अपने पास नहीं रख सकते हो। सरकार बोलती है भाई कुछ तो दे दो, ये सुनो, है ना? तो आप क्या देते हो, अपनी इनकम पे जो पैसा आपने कमाया उस पर आपको टैक्स पे करना होता है, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। अब बात यह है कि ये इनकम अलग अलग टाइप की हो सकती है। हाँ सर हाँ, राइट। इनकम अलग अलग टाइप की हो सकती है। मतलब सर, मतलब इन्वेस्टिंग वाली इनकम भी हो सकती है। भाई इन्वेस्टिंग वाली इनकम कैसे हो सकती है? देखो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई आपने क्या किया, आपने एक लैंड एंड बिल्डिंग बेची, खरीदी थी तभी तो बेची। हाँ सर हाँ, राइट। आपने लैंड एंड बिल्डिंग कितने की खरीदी थी सर? मान लो बेटा आपने 1 करोड़ की खरीदी। 1 करोड़ क्या हो गया भाई, मेरे ओ को दिक्कत हो गई है, मुझे ओ बोलने में दिक्कत हो रही है, ठीक है? 1 करोड़ की खरीदी। कितने की सर? 1 करोड़ की। मान लो आपने कितने की बेचे? 3 करोड़ की, 3 करोड़ की। अच्छा ठीक है, तो क्या आपने यहाँ पे 2 करोड़ रुपए कमाए हैं? हाँ सर हाँ। क्या ये आपकी इनकम है? हाँ। क्या आपको इस पे टैक्स पे करना पड़ता है? एब्सोल्युटली यस। अब बेटा ये टैक्स क्यों पे किया? क्योंकि पैसे कमाए। कहाँ से कमाए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कमाए। किससे कमाए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कमाए। भाई ये 2 करोड़ रुपए कैसे कमाए हैं? क्या आपका बिजनेस है लैंड एंड बिल्डिंग बेचने का? नहीं। अगर है तो वो अलग बात है। मैं क्या मान के चल रहा हूँ, हमारा नॉर्मल बिजनेस है ढोकला बेचने का। अच्छा ठीक है, तो बेटा ये 2 करोड़ रुपए आपने जो कमाए हैं, क्या वो आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कमाए? हाँ। तो इसका मतलब जो इस पे आप टैक्स पे करोगे, इसका जो आपका टैक्स पेड आएगा वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आएगा। अच्छा बात समझ रहे हो? लेकिन बेटा लेकिन राइट, अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स पेड। अब भाई इनकम टैक्स किसका? तो जनरली नॉर्मली इनकम कहाँ से जनरेट होती है? आपके बिजनेस से। अरे जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ उससे मैं क्या कमाता हूँ? प्रॉफिट। अरे बोलो हाँ या ना? भाई बाय डिफॉल्ट मेरी इनकम तो प्रॉफिट ही है ना। अब लैंड एंड बिल्डिंग बेचने का काम थोड़ी है मेरा। सही बात है। तो अगर आपको सिर्फ क्या लिखा, इनकम टैक्स पेड, अब जो अगर मैं नॉर्मल बिजनेस से प्रॉफिट कमा रहा हूं वो क्या होता है सर? वो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। अरे इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग नहीं है, क्या है सर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया कि भाई इनकम कौन सी, अगर आपको बता दिया कि इनकम कौन सी, इन्वेस्टिंग वाली, तो फिर तो भाई इन्वेस्टिंग वाली आ जाएगी। बात समझ रहे हो? सही बात है। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो क्या है सर? कुछ भी नहीं लिखा तो वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानी जाएगी।
ओपी, ठीक है, राइट, ओके। अब सेकंड देखो फटाफट से, सेकंड बोल रहा है परचेज ऑफ नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। एक है मार्केटेबल। अब मार्केटेबल सिक्योरिटीज अगर आप परचेज करते हो तो वो कोई फ्लो ही नहीं है, नहीं सर वो फ्लो नहीं है, मतलब वो बेटा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। समझा चुका हूं मैं आपको कि भाई जो आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, अब मार्केटेबल सिक्योरिटीज आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, सर वो फ्लो ही नहीं है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में तो तब जाएंगे ना जब फ्लो होगा। भाई जब कैश का फ्लो होगा तभी तो कंसीडर करूंगा कि मेरा जो कैश का इंक्रीज डिक्रीज हुआ है ये इन्वेस्टिंग से हुआ है, फाइनेंसिंग से हुआ है या ऑपरेटिंग से हुआ है। जब फ्लो ही नहीं हुआ मार्केटेबल सिक्योरिटीज का खरीदना या बेचना, खरीदना या बेचना, सर कोई फ्लो नहीं है, ये तो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। सही बात है, राइट। लेकिन यहां पे मैंने आपको क्या दिया है सर, यहां पे मैंने आपको दिया परचेज ऑफ नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्या दिया है सर, परचेज ऑफ नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो मेरे दोस्त ये क्या होगा, अब आपने नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीदी है। अब नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज कोई भी हो सकती है, शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पहली बात आपने खरीदी है तो इसका मतलब क्या, आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। हाँ, अरे आपने पैसा उधार पे नहीं लिया है, आपने खरीदा है। यहाँ पे आपने नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीदी है सर, इन्वेस्टिंग। बोलो हाँ या ना। अभी धीरे धीरे आएगा बेटा, अभी तो हमारा पहला लेक्चर है, ये सुनो, राइट। क्या है सर ये इन्वेस्टिंग, आपने अपना पैसा कहीं पे लगाया है। हाँ सर, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हो, कुछ भी खरीदे हो, क्या वो नॉन मार्केटेबल है? एब्सोल्युटली यस, ठीक है। अब देखो डिविडेंड पेड, अब आपको सोचना पड़ेगा, अब धीरे धीरे बेटा आपको सोचना पड़ेगा डिविडेंड पेड कहाँ पे आएगा। सोचो कि भाई मैंने डिविडेंड पे किया, क्यों पे किया भाई, क्यों पे किया? क्योंकि आपने शेयर्स इशू करे होंगे, आपने क्या शेयर्स इशू करे होंगे तभी आप डिविडेंड पे कर रहे हो। हाँ, इसका मतलब क्या, ये फाइनेंसिंग है? एब्सोल्युटली यस सर, ये हमारा फाइनेंसिंग है, ठीक है। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। बैंक ओवरड्राफ्ट का बढ़ना, सर बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जब आप बैंक से एक तरीके का लोन लेते हो शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लोन तो लिया ना। ये सुनो, बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी क्या होती है सर? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होती है। क्या होती है? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। कि भाई बैंक से आपने क्या लिया? लोन लिया, बैंक में पैसे नहीं है, मेरा अकाउंट खाली है कंगाल, लेकिन मुझे किसी को पेमेंट करनी होती है तो बैंक मुझे क्या देता है? लोन देता है, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर बेटा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट बेशक बढ़ रहा हो कम हो रहा हो, है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी कि पैसा उधार पे लिया था। हाँ सर, हाँ पैसा उधार पे लिया है तो दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बिल्कुल सही। आई होप अब आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो गया होगा। सेल ऑफ मशीन्स बाय अ डीलर ऑफ मशीन्स। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर कोई मशीन का डीलर है तो उसका काम ही मशीन का खरीदना बेचना है। बोलो हाँ या ना। उसका काम क्या है सर? उसका काम ही मशीन को खरीदना बेचना है। हाँ, तो उसके लिए बताओ ये मशीन का बेचना खरीदना क्या है? उसके लिए तो ये नॉर्मल ऑपरेशंस है सर, उसका तो धंधा यही है। हाँ सर, हाँ दिस इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर सुन लो यहां पे बेटा ये डीलर ऑफ मशीन्स ना होता, सिर्फ लिखा होता सेल ऑफ मशीन्स। क्या लिखा होता? सेल ऑफ मशीन। तो भाई अगर मैं मशीन को सेल कर रहा हूं तो कहां पे आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। भाई मशीन को खरीदना बेचना क्या इन्वेस्टिंग है? हाँ सर, हाँ भाई मशीन खरीदी होगी, इन्वेस्ट किया होगा पैसा, तभी तो बेच रहा हूं। हाँ सर, क्या है सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बहुत बढ़िया। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, सॉरी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। सोचो अब यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है सर? यहां पे कंफ्यूजन होती है कि भाई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मैंने पे किया है या रिसीव किया है। सर बात तो सही है कि भाई मान लो, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, बात तो भाई बिल्कुल फतेह की करी आपने, सुनो मेरी बात, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, अब यहां पे पे भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है, ये सुनो। हाँ सर देखो मेरी बात सुनो सर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अगर मैंने डिबेंचर को इशू किया है, क्या किया है सर? इशू ऑफ डिबेंचर्स है। हाँ सर, हाँ क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर्स। अगर मैंने डिबेंचर इशू करे मतलब मैंने अपने कंपनी के डिबेंचर आपको दिए हैं, आपने मुझे पैसे दिए हैं, हाँ उसके बदले में आपको इंटरेस्ट पे करता हूँ। हाँ सर, हाँ तो ये तो हो गया फाइनेंसिंग। सर सही बात है सर, क्या हो गया? फाइनेंसिंग हो गया। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर बेटा मान लो मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं, मतलब दैट इज परचेज ऑफ डिबेंचर्स। मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे मतलब मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है। अरे मैंने उसको पैसे दिए हैं भाई, वो गरीब इंसान हाँ या ना, मैंने उसको पैसे दिए हैं। तो मुझे एक बात बताओ, परचेज ऑफ डिबेंचर्स क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट। हाँ तो जब आपको इस पे इंटरेस्ट रिसीव होगा, भाई आप अगर किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद रहे हो, हाँ सर हाँ, तो वो कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करेगी। हाँ इंटरेस्ट रिसीव होगा, वो भी इन्वेस्टिंग होगा। हाँ अब यहाँ पे अगर आपको नहीं दिया हुआ बेटा, हम इसको क्या मानते हैं कि आपने इंटरेस्ट पे किया होगा। क्यों? क्योंकि बेटा वो ज्यादा आपको क्या लगता है, बाय डिफॉल्ट ऐसा लगता है कि डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट आपने क्या किया होगा? पे किया होगा, आपने डिबेंचर इशू करे होंगे। मतलब सर अगेन एजम्पशन। हाँ बेटा अगेन एजम्पशन। सर क्यों लेते हैं? अब बेटा ये आपके जिंदगी को मुश्किल करने का एक तरीका है।
राइट। प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता। अरे मुझे भी पता होगा ना, अगर मेरी कंपनी है तो मुझे पता होगा ना कि मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ या रिसीव कर रहा हूँ। हाँ, अगर ये यहाँ पे ये मेंशन नहीं कर रहे हैं तो आपको ये कंफ्यूज कर रहे हैं बस। तो अगर आपको बोला हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या माना जाएगा कि आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे किया है, कि आपको ये माना जा रहा है कि भाई आप गरीब कंपनी हो। ठीक है, क्या माना जाएगा कि भाई कंपनी गरीब है। अच्छा ठीक है, तो आपने डिबेंचर इशू करे होंगे, आपने अपने डिबेंचर किसी को दिए होंगे, उसने आपको पैसे दिए होंगे, बदले में आप उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो, राइट। सो दिस इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखो नेक्स्ट क्या है, परचेज ऑफ शेयर्स। देखो दो टर्म्स होती है और दोनों टर्म्स मैंने यहां पे आपको लिख के दी है ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक है परचेज ऑफ शेयर्स और एक है इशू ऑफ शेयर्स। क्या है बेटा, एक है परचेज ऑफ शेयर्स और एक क्या है, इशू ऑफ शेयर्स। परचेज ऑफ शेयर्स का मतलब मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, मतलब मेरे पास पैसा बहुत है भाई, मैं ऐसा वैसा नहीं, मेरे पास पैसा बहुत है, मैंने टाटा रिलायंस इन सब के शेयर्स क्या खरीदे हैं, परचेज करें। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट करी है? एब्सोल्युटली यस भाई, मैंने तो पैसा लगाया है, मैंने तो उनको पैसा दिया है। हाँ सर हाँ। इशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है कि भाई मैं गरीब कंपनी हूं, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स दिए किसी को कि भाई ले लो मेरे शेयर, ले लो मेरी कंपनी के मालिक बन जाओ, लेकिन मेरे को पैसा दे दो। तो दिस इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जब आप किसी से उधार मांग रहे हो, शेयर इशू कर रहे हो। बात समझ में आ गई? नाउ कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, वेरी वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट। अब आपने अब बैंक से कैश विड्रॉ किया है तो क्या कोई ये कैश फ्लो हुआ है? नहीं सर, ये तो क्या है, ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। सर कैसे? बेटा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आराम से सोच के मुझे एक बात बताओ, ठीक है, कि क्या हुआ सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्यों है? बैंक में पैसा पड़ा है, वो भी आपका कैश होता है। हाँ सर हाँ। आपके हाथ में जो कैश है, हाथ में जो कैश है वो भी कैश है। हाँ। अगर बेटा बैंक से पैसे निकाल लोगे तो मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कम हो जाएगा। हाँ। और वही कैश आपके हाथ में आ गया तो कैश बढ़ गया। अरे बात तो वही हो गई। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कोई चेंज हुआ क्या? नहीं, उसका नेट इफेक्ट तो सेम ही है, बिल्कुल सेम है। पहले भी बताया मैंने आपको, ये कोई फ्लो नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, क्या कर रखी है आपने, कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है। सर अब यहाँ पे भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। क्या पार्ट है कि सर जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है, जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है, ये इन्वेस्टमेंट कौन सी मानी जा रही है? करंट इन्वेस्टमेंट नहीं मानी जा रही है, ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं, ये नॉन करंट ही मानी जाएगी। ओके सर, ओके ठीक है। इन्वेस्टमेंट अगर आपको बोला है तो नॉन करंट मानी जाएगी। सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सिंपल है सर, ये तो बहुत सिंपल है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या है सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सिंपल। तो बेटा आज की क्लास में हमने क्या किया है, आज की क्लास में हमने बहुत कुछ कर लिया, अराउंड 1 घंटे की क्लास आई थिंक हो गई होगी। देखो ध्यान से, स्टार्टिंग से फटाफट से देखते हैं, बहुत ही बेसिक लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि भाई कौन सी ट्रांजेक्शन कौन सी एक्टिविटी में आएगी, फिर तो हो लिया काम, ठीक है। तो आज की क्लास, पहली क्लास हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले एक दो कहानियां हमने सुनी है ना, बिल्कुल सर बिल्कुल, कि भाई कैश फ्लो का मतलब क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कैश का मतलब क्या होता है, कैश में क्या आएगा, कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा। फिर हमने पढ़ा वेरी इंपॉर्टेंट 3 टाइप ऑफ एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। सबसे पहले हमने पढ़ा बेटा फाइनेंसिंग के बारे में। किसके बारे में? फाइनेंसिंग के बारे में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जब आपको पैसे उधार पे चाहिए होते हैं, पैसों की जरूरत होती है, तो पैसा आपने उधार पे लिया होगा, हाँ राइट, पैसा उधार पे लिया होगा, शेयर्स इशू करके, डिबेंचर इशू करके, लोन लेके, कुछ भी है, फाइनेंस किया अपने आपको। हाँ, अब इससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होगी वो फाइनेंसिंग में ही आएगी। मतलब जब पैसा वापस करोगे वो भी फाइनेंसिंग है ना, इसका जो एक्सपेंस होगा वो भी फाइनेंसिंग है। सर मतलब इसका इंटरेस्ट पे करना, इसका डिविडेंड पे करना, कोई भी एक्सपेंस है, अंडर राइटिंग कमीशन, शेयर इशू एक्सपेंसेस, सब कुछ क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट का मतलब जब आप पैसा, आपके पास पैसा बहुत है, आपने पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया है, अपने एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, मशीनरी खरीदी है, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कहीं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, किसी कंपनी के डिवेंचर्स खरीदे हैं, ये सुनो म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट, ये सब क्या है सर आपका, आपके इन्वेस्टमेंट्स है। अब इन्वेस्टमेंट जब आप खरीदते हो तो कैश का आउटफ्लो होता है, पैसा जा रहा है, हाँ सर हाँ। जब उस इन्वेस्टमेंट को बेच दोगे तो पैसा आएगा, हाँ सर हाँ। जब पैसा आएगा वो भी इन्वेस्टिंग है, जब पैसा गया वो भी इन्वेस्टिंग है। अच्छा ठीक है, इससे मिलने वाली इनकम भी इन्वेस्टिंग है। तो मतलब एक एक्टिविटी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, एक एक्टिविटी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सब आपके किस में आ जाएंगी, सेम एक्टिविटी में आएंगी। अगर एक एक्टिविटी आपकी इन्वेस्टिंग है, मतलब सर अगर मशीनरी का खरीदना इन्वेस्टिंग है तो मशीनरी का बेचना भी इन्वेस्टिंग है, यस और नो, ठीक है, बात समझ में आ गई। शेयर्स का खरीदना बेचना भी इन्वेस्टिंग है, शेयर से मिलने वाला जो डिविडेंड होगा, जो डिविडेंड आपको मिलेगा वो भी इन्वेस्टिंग होगा, हाँ सर भाई सही बात है। इसके अलावा जो भी एक्टिविटी होती है वो सब क्या होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आपके नॉर्मल के बिजनेस ऑपरेशंस। नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस जो होते हैं जिससे मैं बिजनेस करता हूं, यस और नो, जो मैं बिजनेस में करने में यूज करता हूं, राइट, जो नॉर्मल आपका, जैसे मान लो अगर मेरा ढोकला बेचने का काम है तो भाई जो मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको बनाया, मैंने मैन्युफैक्चरिंग करी, सही बात है, वो सब क्या है सर आपका नॉर्मल ऑपरेशंस।
उसको बेचा, हाँ सर हाँ, डेटर ने मुझे पैसा दिया, मैंने क्रेडिटर को पैसा दिया, सही बात है। ये सब क्या होता है, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। जैसे मैंने आपको बोला कि जो एक्टिविटी आपके इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में नहीं आती वो आपकी ऑपरेटिंग में आती है। किस में आती है सर? ऑपरेटिंग में आती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में क्या आता है। बोलो हाँ या ना? हाँ। बस एक लास्ट चीज मैं आपको और बताने वाला हूँ, इसके बाद लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। क्या सर? अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो सर। दो टाइप ऑफ कंपनीज होती है। यहाँ पे आपके जितनी भी बिजनेसेस हैं, जितने भी बिजनेस हैं या जितने भी कंपनीज हैं, उनको दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है। सर दो टाइप में क्लासीफाई किया गया? हाँ बेटा, दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है बिजनेस और कंपनीज को। सर क्या? एक तो होगा फाइनेंसिंग कंपनीज। क्या होगा सर? फाइनेंसिंग कंपनीज। अच्छा, और एक होगा नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज। क्या होगा सर? नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज। सर समझ में नहीं आया? बेटा बहुत सिंपल है, कुछ कंपनीज का काम ही होता है फाइनेंस करना। मतलब यहाँ जैसे मैं बोलता हूँ फाइनेंसिंग कंपनीज मतलब बैंक्स, है ना भाई। जो बिजनेस है बैंक का, वो बिजनेस क्या है? वो बिजनेस क्या है सर? बैंक का बिजनेस क्या है? बैंक का बिजनेस है आपको लोन देना, लोन लेना। हाँ सर हाँ, सही बात है, ये सुनो। और नॉन फाइनेंसिंग मतलब फाइनेंसिंग के अलावा जितनी भी नॉर्मल कंपनीज है, ढोकला बेचने वाली कंपनीज, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब क्या है आपकी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी, सब आपकी क्या है? नॉन फाइनेंसिंग। अभी तक हमने जो बात करी है बेटा वो नॉन फाइनेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करी है, जो हमारे नॉर्मल बिजनेसेस होते हैं, राइट। अब मैं बात करूंगा फाइनेंसिंग कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आता है, लेकिन इसका एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार आता है कि बताओ फाइनेंसिंग कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग क्या क्या है। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे कि भाई बैंक का मेन काम क्या होता है। आप खुद सोचो कि भाई बैंक का मेन काम क्या होता है। बेटा बैंक का मेन काम होता है लोन देना, लोन लेना। ये सुनो भाई, लोन देना, लोन देना, उस लोन लेना, लोन देना, उसका सिंपल सा ऑपरेटिंग काम है भाई। नॉर्मल नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए लोन देना, लोन लेना ऑपरेटिंग नहीं होता, या तो इन्वेस्टिंग होता है या फाइनेंसिंग होता है। अगर बेटा मेरा कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मैं लोन ले रहा हूं तो मेरे लिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, हाँ सर हाँ। अगर मैं लोन दे रहा हूं तो वो मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, सही बात है। लेकिन बैंक के लिए लोन देना और लोन लेना ही क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, सही बात है। इस पे जो इसको इंटरेस्ट रिसीव होगा या वो इंटरेस्ट पे करेगा, सही बात है ना। या तो इंटरेस्ट रिसीव होगा या वो इंटरेस्ट पे करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? उसके लिए ऑपरेटिंग हो जाएगा। भाई उसका तो नॉर्मल काम है, हाँ सर उसका तो नॉर्मल काम है, सही बात है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो भाई। इसके पास जो पैसा होता है तो ये क्या करता है? उसके इन्वेस्टमेंट्स करता है। अरे बैंक के पास बहुत सारा पैसा होता है, वो क्या करेगा? पैसा अपने पास रखे रहेगा? नहीं, उसको वो इन्वेस्टमेंट्स करता है। सर बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है, बहुत सारे, तो इन्वेस्टमेंट करता है वो उसकी। तो इन्वेस्टमेंट करना भी क्या बैंक का नॉर्मल काम है? हाँ सर सही बात है। भाई बैंक पैसे कैसे कमाएगा? एक तो पैसे कमाता है लोन देने से, हाँ सर हाँ। और जो पैसा उसके पास पड़ा हुआ है आप सब लोगों का, अरे आप सब लोगों का जो पैसा उसके पास पड़ा हुआ है, वो पैसा बैंक में नहीं रखता है, वो क्या करता है? इन्वेस्ट करता है, उससे और पैसा बनाता है, सही बात है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट्स करना भी उसका ऑपरेटिंग काम है, हाँ सर इन्वेस्टमेंट्स करना भी उसका ऑपरेटिंग काम है। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ। अब बात ये आती है इसके लिए इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इन्वेस्टिंग की बात करता हूं तो बेटा इसके लिए इन्वेस्टिंग क्या होगा? इसके लिए इन्वेस्टिंग होगा मशीनरीज का खरीदना। सर मतलब बेटा जो आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, है ना, आपने मशीनरीज परचेज करी है, तो भाई बैंक के लिए भी मशीनरी परचेज करना ऑपरेटिंग थोड़ी है। अरे उसका काम मशीनरी खरीदने बेचने का थोड़ी है, सही बात है। तो फिक्स्ड एसेट परचेज करना है, इसके लिए भी इन्वेस्टिंग है। फिक्स्ड एसेट का परचेज सेल क्या है? इन्वेस्टिंग है, हाँ सर हाँ। लैंड बिल्डिंग का परचेज करना ऑफ कोर्स, जैसे नो प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर, ये इसके लिए इन्वेस्टिंग है। तो मेनली यही चीजें इसकी इन्वेस्टिंग में आती है, ये ठीक है। इसके लिए फाइनेंसिंग में क्या आता है सर? इसके लिए फाइनेंसिंग में क्या आता है? मतलब इसके लिए फाइनेंसिंग, हाँ बेटा इसके लिए फाइनेंसिंग। सर ऐसे कैसे हो सकता है? सुनो मेरी बात ध्यान से, अब ये बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। बेटा अगर ये शेयर्स इशू कर रहा है, सुन लो ध्यान से, इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स, तो बेटा बैंक के लिए शेयर इशू करना या डिबेंचर इशू करना ऑपरेटिंग नहीं है। क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई, बैंक को शेयर इशू करना की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब बैंक को शेयर इशू क्यों करने हैं भाई? बैंक के पास तो बहुत पैसा है, हाँ, लेकिन अगर बैंक को भी पैसों की जरूरत पड़ जा गई, बैंक भी अगर शेयर इशू कर रही है, उसके लिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। सर मतलब जैसे आपको पता है एसबीआई बैंक के शेयर्स मार्केट में मिलते हैं, हाँ सर हाँ, बहुत सारे बैंक के शेयर्स मार्केट में मिलते हैं, उनके लिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, कंपेयर करते हैं। नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए, नॉन फाइनेंसिंग मतलब नॉर्मल कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है? सर नॉर्मल कंपनीज के लिए, नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज के लिए फाइनेंसिंग क्या होती है? क्या फाइनेंसिंग आपकी इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स होते हैं? हाँ सर होते हैं, सर बिल्कुल होते हैं। तो मतलब शेयर का इशू करना या शेयर डिबेंचर्स का इशू करना, किसी भी चीज का इशू करना, कोई भी सिक्योरिटी हो उसका इशू करना,
सारी ही कंपनीज के लिए फाइनेंसिंग है भाई, किसी का वो नॉर्मल काम नहीं है। ये सुनो, आप बात समझ रहे हो राइट, सारी कंपनी के लिए। हाँ, अनलेस सर वो कौन सी कंपनी हो बेटा, अनलेस वो कोई ब्रोकर हो, वो सब छोड़ दो, उन सब चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना है, इतना भी हमें नहीं जाना उसमें। नॉर्मल बातें करते हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चला जाता हूँ, सुन लो ध्यान से। मैंने क्या बोला कि बेटा वो फाइनेंसिंग कंपनी हो या नॉन फाइनेंसिंग कंपनी हो, फाइनेंसिंग हो या नॉन फाइनेंसिंग कंपनी हो, उसके लिए क्या है सर, उसके लिए शेयर्स इशू करना, डिवेंचर्स इशू करना, उन पे डिविडेंड पे करना। भाई अब शेयर इशू करे हैं तो उन पे डिविडेंड पे करना पड़ेगा, हाँ उन पे डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो भाई दोनों के लिए ही ये क्या है सर, फाइनेंसिंग है। बस एक फर्क है, एक फर्क क्या है बेटा, इसके लिए फाइनेंसिंग, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए, नॉन फाइनेंसिंग मतलब जिसका काम नॉर्मल गुड्स को बनाना है, सर्विसेज को देना है, उसके लिए बेटा जो लोन लेना है, जो आपकी बोरिंग्स है, क्या है बोरिंग्स, ये भी फाइनेंसिंग होती है। बेटा अगर मैं ढोकला बना रहा था और मैंने कहीं से लोन लिया, मैंने कहीं से बोरिंग्स ली है, हाँ सर हाँ, तो क्या ये मेरे लिए फाइनेंसिंग है? हाँ भाई, मैं तो पैसे उधार पे दे रहा हूँ, हाँ, लेकिन ये लोन लेना फाइनेंसिंग कंपनी के लिए, बैंक्स के लिए ऑपरेटिंग होता है, क्योंकि इनका ये ऑपरेटिंग काम है लोन लेना और लोन देना। आपको बात समझ में आ गई? ये सुनो, बस इतना सा फर्क है, इतना सा फर्क है, हाँ सर इतना सा फर्क है। क्लियर हो गया कि भाई इनके लिए लोन लेना और इन्वेस्टमेंट्स करना। इन्वेस्टमेंट मतलब किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना, है ना, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना, शेयर्स परचेज करना, ये सब चीजें भी इनकी क्या होती है, ऑपरेटिंग होती है। क्या बात क्लियर हो गई? नॉर्मल कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। बस इतना ही आपको जानने की क्या थी जरूरत। ये सुनो, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हमने नॉर्मल अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर दिया है, जो भी हमको थ्योरी पार्ट कवर करना होता है वो मैंने आपको पूरा का पूरा कवर करा दिया है आज के लेक्चर में, राइट। ऐसे ही हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट शुरू करेंगे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, फिर फाइनेंसिंग करेंगे और फिर ऑपरेटिंग करेंगे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, लेक्चर्स थोड़े बड़े आएंगे। हाँ, आपके प्री बोर्ड्स कुछ बच्चों के ऑलरेडी हो चुके हैं, उन्होंने पिछले साल के लेक्चर से कवर कर लिया, बहुत अच्छी बात है, राइट। जिन बच्चों के प्री बोर्ड्स अभी चल रहे हैं, अगेन उनको हेल्प तो होने ही वाली है, बिल्कुल होने वाली है। प्लस एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा कि भाई मैंने आपको बताया और बहुत सारे बच्चों ने बोला भी है कि सर इसकी ज़रूरत है, हमारा यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना। हमने क्या करा है सर, यूट्यूब पे पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। हाँ जी सर, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ना, डिटेल में किया है, आप सबको पता है बेटा, एक घंटे के लेक्चर्स कौन ही देता है आपको, है ना। तो सिलेबस हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। हाँ, अब बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से लेक्चर्स को कवर नहीं किया है, अब उनको क्या चाहिए, एक फास्ट ट्रैक कोर्स चाहिए। तो हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स शुरू होने वाला है नेक्स्ट वीक से। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा नेक्स्ट वीक से, राइट। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट होगी उसकी, जो हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स होगा वो क्या होगा सर, वो थोड़ा सा पेड होगा, ठीक है। मुझे वही बच्चे चाहिए जो थोड़े सीरियस होने वाले हैं। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर आपने बिल्कुल भी कवर नहीं किया है तो ये तो गलत बात है, ठीक है, गलत बात है, राइट। तो उनको मुझे अब थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन, स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा। नॉमिनल फीस आपकी लगने वाली है, लेकिन हाँ बेटा मैंने पूरा सिलेबस ऑलरेडी कवर करा दिया। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आपको फास्ट ट्रैक कोर्स ज्वाइन करना ही करना है। अगर आपने स्टार्टिंग से कवर कर लिया है, कोई नीड नहीं है भाई। यूट्यूब पे मैं रिविजन्स करवाऊंगा, हाँ सर करवाऊंगा, वन शॉट में मैंने आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, ठीक है। जो ये कोर्स होगा सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होगा जो चाहते हैं कि अराउंड 40-45 डेज में थोड़ा मुझे सिलेबस कवर हो जाए, है ना, जो थोड़ा सिलेबस कवर हो जाए, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा ओवरव्यू मिल जाए। या फिर ये उन बच्चों के लिए है जो सिलेबस कवर कर चुके हैं, अब जिनको रिवीजन करनी है। ये सुनो, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बता दूंगा और मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप चाहते हो ऐसा कोर्स या नहीं, ठीक है। अगर बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आएगी तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीक तक इसको लॉन्च कर दूंगा और हम 40-45 डेज में क्या करेंगे, पूरे अकाउंट्स को रिवाइज करेंगे। यूट्यूब पे रिवीजन वीडियोस आती रहेगी, हाँ सर आती रहेगी। डिटेल्ड वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, सैम्पल पेपर्स वगैरह तो हम करेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हाँ, मुझे आपको जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में, और आज का लेक्चर कैसे लगा वो भी बताना। यस और नो, कैश फ्लो अराउंड 1 घंटे का लेक्चर था, पूरा का पूरा मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दिया है। मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बोलने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ कई बार बच्चे भूल जाते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो भी होता है यार, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।